वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं, याद रखिएगा, आपकी जो मॉर्निंग की क्लास होगी, डेली जो क्लासेस रहेगी वो वन लाइनर की रहेगी, और इवनिंग क्लास रहेगी वो ऑब्जेक्टिव या फिर आपका मॉडल पेपर से संबंधित रहेगी। ठीक है, तो याद रखिए मॉडल पेपर हम इवनिंग टाइम में, मतलब आपका जो क्लास का टाइम है 9 बजे शाम को, उसमें सोल्व करेंगे। और वन लाइनर क्वेश्चन ये सुबह हमारी 10 बजे का टाइम है, तो 10 या 10:30 पर आपके क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी को प्रेजेंट रहना है, और इसके साथ साथ याद रखिए सभी को शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, शेयर ज़रूर करें, ताकि याद रखिएगा जितने भी यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को यहाँ पर बेनिफिट हो पाए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे पहले हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो याद रखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब जो आपके रोग होते हैं ये किस पोषक तत्व की कमी से होते हैं, या फिर कौन सा दैहिक विकार है जो किससे कमी होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा धान और आलू, धान में टिप रोग और आलू में ब्लैक हर्ट रोग। धान में टिप बर्न रोग और आलू में ब्लैक हर्ट रोग याद रखिए ऑक्सीजन की कमी से होता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ, याद रखिए कपास में तिरक रोग। तो याद रखिएगा जो कपास में तिरक रोग है ये आयरन और बोरोन की कमी से होता है। वैसे तौर पर याद रखिएगा जो तिरक रोग होता है इसका मतलब होता है, याद रखिएगा कि जो कपास के जो बॉल्स होते हैं, मतलब बाल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, याद रखिए फट जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, जिनमें रेसे लगते हैं वो क्या होते हैं, याद रखिए तिरक रोग में वो खुल जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है, बोरोन व आयरन की कमी से होते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो पीडीएफ है, याद रखिए ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दी गई है, तो वहाँ से आप कल की क्लास की पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, आपको याद रखिएगा जो भी क्लास लगेगी इसकी या तो इवनिंग में या फिर कल आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, पहले क्लास होगी उसके या तो इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में आपको उसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। ओके, तो याद रखिएगा क्लास सबसे पहले लेनी है, उसके बाद में आपको एक बार पीडीएफ देख लेनी है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए और सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा हम बात कर चुके हैं तिरक रोग। तो तिरक रोग में क्या होता है, जो बॉल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेब में पिटर रोग। तो कैल्शियम की कमी से होता है, वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन कभी कभी याद रखिएगा नॉर्मल तरीके से पूछ लेता है। तो याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछे जाने की संभावना है ये कि जो लीफ स्कोच, मतलब जिसमें क्या होती है पत्तियां जलने के समान हो जाती है या फिर जल जाती है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये किसकी कमी से होती है, याद रखिएगा, या फिर किसकी अधिकता से होती है। तो अगर आपको पूछा जाता है, याद रखिए अधिकता, तो क्लोरीन की अधिकता व पोटेशियम की कमी, पोटेशियम की कमी व क्लोरीन की अधिकता के कारण याद रखिए आम में लीफ स्क्रोचिंग प्रॉब्लम देखी जाती है, पत्तियों का जलना देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे संबंध याद रखिएगा क्लोरीन है, जैसे कि मान लीजिए KCl। ठीक है, तो KCl का प्रयोग मुख्यतः तंबाकू में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, इसका यही तो कारण होता है क्योंकि इसमें जो क्लोराइड होता है ये क्या करता है, तंबाकू की क्वालिटी को डैमेज कर देता है, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देता है, इसलिए। तो उस तरीके से याद रख सकते हो कि अगर क्लोरीन की अधिकता होगी तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा पत्ती के जलना या फिर क्वालिटी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होते हैं, आम में लीफ स्क्रोच और तंबाकू में पत्ती जलना रोग। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया कि सेब का जोनाथन स्पॉट रोग किससे होता है, तो जल की कमी से या फिर वाटर की कमी से होता है, या फिर वाटर स्पॉट बन जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर स्पॉट बन जाते हैं, जिसके कारण जोनाथन स्पॉट रोग हो जाता है, किससे, या फिर किस में, सेब में हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब याद रखिएगा ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि नॉर्मल तरीके से आपको पूछे आते हैं, तो एक बार याद रखिएगा इन सभी को आप लिख कर याद कर लेना, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। वैसे तो अच्छे से याद होंगे आपको, बस रिपीट करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि फल और सब्जियों में जो क्लोरोसिस होता है वो किससे होता है, मैग्नीशियम की कमी से होता है। अगर मैं बात करता हूँ, याद रखिए फूल गोभी में बटनिंग रोग, तो बटनिंग रोग होता है याद रखिए नाइट्रोजन से। फूल गोभी में याद रखिए विप्टेल रोग याद रखिएगा मोलिब्डेनम की कमी से होता है। मुख्यतः याद रखिए ये अम्लीय अवस्थाओं में होता है। अम्लीय अवस्थाओं में याद रखिएगा जो एक विल्ट है, केले का जो याद रखिए विल्ट है, केले का जो विल्ट रोग है याद रखिए ये अम्लीय अवस्था में होता है। लेकिन जो अमरूद का विल्ट रोग है, याद रखिएगा अमरूद का विल्ट रोग, याद रखिएगा अमरूद का विल्ट रोग सारीय अवस्था में होता है। ठीक है, अमरूद का विल्ट रोग सारीय अवस्था में ज़्यादातर देखने को मिलता है, सारीय मृदाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और केले का जो विल्ट रोग है, याद रखिए ये अम्लीय दशा में, मतलब अम्लीय मृदाओं में देखने को मिलता है। और जो विप्टेल रोग है वो भी सामान्यतः अम्लीय मृदाओं में भी देखने को मिलता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है, याद रखिएगा मूली। तो मूली का आकासीन जो रोग होता है, याद रखिए ये होता है बोरोन की कमी से। और खीरे में जो पिल्लो रोग होता है, याद रखिए वो होता है कैल्शियम की कमी से।
ठीक है, आपने सुना होगा, याद रखिए पिल्लो रोग किसमें, खीरे में होता है। और याद रखिएगा ये किससे होता है, कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं, याद रखिएगा कि टमाटर में ब्लॉसम एंड रोट। तो याद रखिएगा टमाटर में ब्लॉसम एंड रोट आप ले सकते हो, कैल्शियम की कमी से होता है। आप टमाटर में तो ले ही लिए, इसके साथ साथ आप रेड रोट भी तो ले सकते हो। रेड रोट याद रखिएगा, वैसे रेड रोट गन्ना का प्रॉब्लम होता है, किससे होता है, कवक से होता है। कवक का नाम क्या होता है सर, ये बताइए। तो याद रखिएगा कोलेटोट्राइकम फाल्केटम होता है। दोबारा से इस पे मेरे साथ रिपीट कीजिए कि याद रखिएगा गन्ने में एक प्रमुख रोग होता है, वो होता है रेड रोट, जो कि एक कवक के द्वारा होता है। और जिस कवक का नाम क्या होता है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम होता है। ठीक है, इसका मुख्यतः पहचान आप कैसे कर सकते हो, जो तना है उसके स्टेम पर क्या होती है, हल्की, याद रखिए एक धारी बन जाती है लाल कलर की। ठीक है, जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हो। और इसमें याद रखिएगा एक अल्कोहलिक क्या आती है, तीव्र गंध आती है, जिससे भी आप इसकी पहचान कर सकते हो। ठीक है, ये था रेड रोट, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेड रोट भी, उसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे, याद रखिएगा कि आलू का होलो हर्ट। होलो हर्ट का मतलब है खोखला तना। ठीक है, याद रख सकते हो, होलो, होलो मतलब खोखला। अब खोखला तना कब होगा, जब नाइट्रोजन की अधिक आप मात्रा दे दोगे। इसी संबंधी याद रखिएगा एक पायरिला रोग होता है गन्ने में। ठीक है, गन्ने में पायरिला रोग होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा। वैसे अब नाइट्रोजन की जब बात ही आ गई है, तो दो क्रॉप का याद रखना कि एक राजमा होती है, जिसका आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है, एक होती है गन्ना। अब इन दोनों में याद रखिएगा नाइट्रोजन की मात्रा कितनी दी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो याद रखिएगा राजमा में अगर मैं बात करूँगा तो 110 से 120 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि याद रखिए राजमा एक अपवाद है, वैसे है ये लेगुमिनेशी, लेकिन लेगुमिनेशी होने के बावजूद ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। क्यों, क्योंकि ये शर्मीली फसल है। याद रखना, दो क्वेश्चन आप ऐसे याद रख सकते हो राजमा से, क्योंकि राजमा एक शर्मीली फसल है, इसलिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। अब नाइट्रोजन का फिक्सेशन जब नहीं करेगी तो इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। अब नाइट्रोजन हमें पूरी उत्पत्ति करनी होगी ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 110 से 120 केजी इसको नाइट्रोजन की रिकमेंडेशन हम पूरी कर देते हैं। लेकिन अब बात करते हैं गन्ना की। गन्ना है भाई, गन्ना है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। कई बार आपको एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, मतलब गन्ने से। तो गन्ना याद रखिएगा, गन्ने का जो नाइट्रोजन दिया था, ये दिया था 120 से 150 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, अभी हमने देखा 110 से 120 किस में देते हैं, राजमा में देते हैं, और 120 से 150 केजी देते हैं गन्ने में। दोनों को याद रखिएगा एक साथ। और नाइट्रोजन की अगर आप अधिक मात्रा यूज़ कर दोगे गन्ने में तो पायरिला रोग हो जाता है, उसको भी विशेष तौर पर ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें पूछा जाता है कि टमाटर में ब्लोची राइपनिंग रोग है। ब्लोची राइपनिंग जब भी याद आए, याद रखिएगा पोटेशियम की कमी से होता है। अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा गाजर में केविटी स्पॉट रोग। तो गाजर में जो केविटी स्पॉट रोग होता है, याद रखिएगा केविटी, केविटी से आप याद रख सकते हो कैल्शियम। केविटी मतलब के आ रहा है, कैसे कैल्शियम याद रख सकते हो। ठीक है, वैसे याद रखिए ये कैल्शियम की कमी है, शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पर एक बार चेक कीजिएगा। केविटी स्पॉट है वो कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि गाजर में फोर्किंग रोग है। अब फोर्किंग रोग होता क्या है, याद रखिए एक प्रकार का एक दैहिक विकार है। दैहिक विकार का मतलब होता है, याद रखिए ये एक बाहरी कंडीशन या फिर भौतिक अवस्था के कारण ये होता है। अब इसमें होता क्या है, याद रखिएगा कि इसमें अगर मान लीजिए आपने कच्ची खाद अगर आपने डाल दी गाजर में, ओके, तो क्या होता है इससे कि अगर आपने कच्ची खाद डाल दी या फिर आपने क्या कर दिया, ऐसी अवस्था पर उसको लगा दिया जहाँ की जो सतह है वो कठोर है, तो क्या होगी, याद रखिए गाजर फट जाएगी, मतलब दो भागों में वो फट जाएगी। आपने देखा होगा सामान्यतः, याद रखिए जब आप गाजर वगैरह खरीदते हो तो वहाँ पर कुछ गाजरें पड़ी होती है जिनके दो मुँह होते हैं। तो दो मुँह वाली गाजर भी आप बोल सकते हो। किस रोग में होती है वो, फोर्किंग रोग में होती है। किसकी कमी से होती है या फिर क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, जब याद रखिए जो मृदा सतह है वो कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है या फिर हार्ड होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे हरिमाहीनता। एक होता है क्लोरोसिस, एक होता है नेक्रोसिस। ठीक है, तो बताइए क्लोरोसिस में याद रखिएगा हरिमाहीनता होता है। वैसे याद रखिएगा इनको आप इंग्लिश में बेतौर याद रखिएगा कि क्लोरोसिस आप कैसे समझ सकते हो। क्लोरोसिस एक होता है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस में क्या होता है, याद रखिए उत्तक जल जाते हैं, उत्तक मर जाते हैं। लेकिन क्लोरोसिस में क्या होता है, हरिमाहीनता, मतलब उसका हरापन हीन हो जाता है, मतलब हरापन ख़त्म हो जाता है। तो अगर हरापन ख़त्म हो गया पत्तियों में तो पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी। कॉमन सी बात है कि याद रखिए हरिमाहीनता मतलब जो क्लोरोसिस है उसमें अगर वही उसमें नष्ट हो जाएगा, वही उसमें ख़त्म हो जाएगा तो पत्तियाँ तो पीली पड़ जाएगी। तो याद रखिए क्लोरोसिस में पत्तियाँ पीली पड़ती है, जबकि नेक्रोसिस में उत्तक नष्ट हो जाते हैं।
समझ आ रहा है क्वेश्चन? याद रखना, इन क्वेश्चंस को विशेष तौर पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें आपको पूछा गया आम में ब्लैक टी प्रयोग। तो याद रखिए, आम में जो ब्लैक टी प्रयोग होता है ये बोरोन तत्व की कमी से होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण भी होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको पूछा था गैस, तब आप बताओगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि कहाँ से निकलती है? ईंट के भट्टों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ईंट के भट्टों से निकलती। इसलिए याद रखिएगा, जहाँ पर आप आम लगा रहे हो इसके 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में तो कोई भी, याद रखिएगा, प्लांट नहीं होना चाहिए। कौन सा प्लांट? ईंट के भट्टों का प्लांट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईंट के भट्टों का प्लांट है, ये 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों? अगर हुआ तो आपके आम खराब हो जाएंगे। कौन सा रोग हो जाएगा उस पर? ब्लैक टिप रोग हो जाएगा। ब्लैक टिप रोग की पहचान कैसे आप कर सकते हो? जो आम होता है उसके नीचे का जो पोर्शन होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, याद रखिए, काले धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। और अगर आपको गैस पूछे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जो कि कहाँ से निकलती है? ईंट के भट्टों से। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछा जाता है कि किस पोषक तत्व की कमी से होती है, तब आप बताओगे बोरोन पोषक तत्व की कमी से भी, याद रखिएगा, ब्लैक टी प्रयोग हो जाता है आम में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, सिंचाई योग्य जल की विद्युत चालकता इसी क्या होती है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है? तो याद रखिए, ये होती है 1.5% से कम, मतलब 1.5% से 1.5 डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम होनी चाहिए, अगर आप सिंचाई के लिए जिस जल का यूज़ कर रहे हो। अगर हम बात कर रहे हैं कि जल सिंचाई योग्य नहीं रहता है तो उसकी विद्युत चालकता कितनी हो जाती है? विद्युत चालकता वैसे याद रखिएगा, लवण होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो ईसी है, याद रखिए, ये पाई जाती है सबसे ज़्यादा लवणीय में। और जो ईएसपी होता है, याद रखिए, ये पाया जाता है क्षारीय अवस्था में। मतलब क्षारीय में सोडियम ज़्यादा होता है और लवणों में विद्युत चालकता ज़्यादा होती है। जल सिंचाई योग्य नहीं रहता है तो उसकी याद रखिए, जो डेसीसाइमन है या फिर ईसी है वो 10 से अधिक हो जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कुछ अदर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ लगाते समय पट्टियों की आपस में दूरी कितनी रखते हैं? मतलब जो आप पट्टी लगा रहे हो, आप वायु की गति को कंट्रोल कर रहे हो, उसके लिए जो पट्टी आप लगा रहे हो, इनकी बीच की दूरी क्या रखी जाती है? तो याद रखिए, 3 से 4 मीटर की इनमें दूरी आप रख सकते हो। ठीक है, और याद रखिएगा, ये जो शेल्टर बेड्स है, जो याद रखिए वृक्ष पट्टियाँ लगाते हैं, इनको ही बोलते हैं शेल्टर बेड्स। क्या बोलते हैं? शेल्टर बेड्स। इन शेल्टर बेड्स को याद रखिए, अगर आपको पूछा जाता है किस दिशा में लगाया जाता है, तो याद रखिएगा, जो ये दिशा याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपकी जो ये दिशा है, मतलब ऊपर क्या है? उत्तर है, नीचे क्या है? पश्चिम है। मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में क्या करते हैं हम? वायुरोधी पट्टियाँ लगाते हैं, शेल्टर बेड्स का हम प्रयोग करते हैं, जिनके मध्य की जो दूरी रखी जाती है, याद रखिएगा, ये रखी जाती है 3 से 4 मीटर की दूरी रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि एमबी प्लाव। याद रखिए, इसके एक विशेष ट्रिक आप याद रख सकते हो। जितने भी, अगर मान लीजिए कोई उपकरण आपको याद नहीं रहता है तो आप प्लाव याद रखिएगा। मतलब प्लाव का मतलब होता है हल। तो हल याद रखिएगा, सामान्य तौर पर याद रखिएगा, सभी जो हल होते हैं जिनमें याद रखिएगा प्लाव लग जाता है, मतलब हल लग जाता है, तो वो सभी क्या होते हैं? जैसे कि एमबी प्लाव आप ले सकते हो, डिस्क प्लाव आप ले सकते हो, हैरो प्लाव आप ले सकते हो। सॉरी, हैरो याद रखिएगा द्वितीय हो जाता है। अब प्लो के बारे में बात कर ली। प्रो में जो प्लाव होते हैं, जो प्लो होते हैं, याद रखिएगा, ये होते हैं प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं द्वितीयक भू परिष्करण के यंत्र कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं, याद रखिए, हैरो। ठीक है, प्लाव आते ही डायरेक्ट क्लिक करना प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र है, और हैरो आते ही डायरेक्ट, याद रखिएगा, द्वितीयक भू परिष्करण का यंत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पेडी पडलर का कार्य क्षमता 0.45 हेक्टेयर पर घंटे होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पेडी वीडर, तो पेडी वीडर का प्रयोग, याद रखिए, पेडी में जो वीड होते हैं उनको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसकी जो कार्य क्षमता होती है, ये होती है 0.25 हेक्टेयर पर हावर होती है। लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्ले कणों का आकार क्या होता है? मतलब जो चिकनी मृदा होती है, जो क्ले मृदा होती है, उसके कणों का आकार क्या होता है? तो याद रखिएगा, 0.002 mm से कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, सबसे कम जल धारण क्षमता किसकी होती है? तो जो बालू जो मृदा होती है, इसकी सबसे कम जल धारण क्षमता होती है। अब जल धारण क्षमता क्या होती है सर, ये बता दीजिए। तो याद रखिएगा, जो मृदा होती है, इसके ऊपर पानी कितनी टाइम रह रहा है, कितनी समय उस पर वो क्या कर रहा है, उस पर वो रह रहा है, इसी को बोला जाता है जल धारण क्षमता। रहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो वो पानी है वो नीचे क्यों नहीं जा रहा,
उस पर वो टिका क्यों है। जैसे कि आपने देखा होगा, मान लीजिए अगर आपके साइड कोई काली मृदा है तो काली मृदा पर याद रखिए कीचड़ जल्दी से बन जाता है, क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो नीचे एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसी के विपरीत अगर बात करोगे, जैसे कि मान लीजिए आप जैसलमेर साइड के हो, बीकानेर साइड के हो, तो यहाँ पर क्या होगा याद रखिए, जैसे ही मान लीजिए अगर बारिश आ जाती है बाई चांस, तो क्या होगा याद रखिए कुछ टाइम में ही आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब वो पानी क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो, एक में तो क्या हो रहा है, जल धारण हो रहा है, मतलब उस पर वो टिक रहा है, लेकिन एक में तो वो टिक ही नहीं रहा, वो नीचे घुस रहा है, मतलब नीचे चला जा रहा है। तो याद रखिएगा यही होती है जल धारण क्षमता, वो कितने समय मृदा की सतह पर रुक रहा है। तो सबसे ज़्यादा होती है याद रखिएगा क्ले मृदा की होती है, सबसे कम होती है बालू मृदा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मृदा कणों और उनके समुच्चयन के किसी निश्चित प्रतिरूप में व्यवस्था को क्या कहा जाता है। मतलब याद रखिएगा कि मृदा कणों का एक सही जमाव ही क्या कहलाता है, मृदा संरचना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि कृषि कार्य हेतु सबसे उपयुक्त मृदा संरचना कौन सी होती है, तो वो होती है क्रमबद्ध संरचना। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटे आकार के कर्णपुंज वाली मृदा संरचना कौन सी होती है, तो होती है लेमिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मृदा के अंदर पानी के प्रवेश को क्या कहा जाता है, अंतः स्पंदन या फिर इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मृदा कॉलम से होकर पानी का संचालन क्या कहलाता है, या फिर याद रखिए ये भी एक तरीके से मृदा में पानी जाना ही परकोलेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है, अगर आपको डेफिनेशन पूछ लेता है, डेफिनेशन ही पूछी जाएगी अगर यहाँ से पूछी जाएगी, तो इन्फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं, परकोलेशन किसे कहते हैं। तो याद रखिए इन्फिल्ट्रेशन का सामान्य तौर पर याद रखना कि जो मृदा सतह है ऊपर की सतह से नीचे पानी का जाना ही क्या कहलाता है, इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। लेकिन परकोलेशन क्या कहलाता है, तो परकोलेशन में थोड़ा सा याद रखिएगा कि वे मृदाएं जहाँ पर क्या होता है वैसे ही पानी भरा रहता है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है और वहाँ पर क्या है मृदा में पहले ही पानी है। तो ये जो संतृप्त मृदा है, अगर इसमें ऐसी क्रिया हो रही है, मतलब जो पानी है ये नीचे तो जाएगा, लेकिन संतृप्त मृदा में, संतृप्त का मतलब है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऐसे क्षेत्रों में अगर मान लीजिए वो पानी नीचे जा रहा है तो उस अवस्था को बोलते हैं परकोलेशन। और इसके विपरीत अगर मैं बात करता हूँ तो अनसेचुरेटेड सॉइल में पानी की सतह से पानी का नीचे जाना, मतलब मृदा की सतह से पानी का नीचे जाना इन्फिल्ट्रेशन, और सेचुरेटेड सॉइल में पानी का ऊपरी सतह से निचले की सतह में जाना ही परकोलेशन कहलाता है। मेजर रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियोस याद आ रही है, मतलब क्वेश्चंस आपको याद हो रहे हैं, तो लाइक कर दे चलना है, इसके साथ साथ शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, लाइक से कुछ काम नहीं चलने वाला है, शेयर आपको ज़रूर करना है ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास का बेनिफिट ले पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे आर्द्रताग्राही जल और क्षेत्रधारिता के बीच का जल क्या कहलाता है, तो केसी का जल कहलाता है, और ये केसी का जल ही होता है जो पौधों को प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि मृदा वायु में CO2 की मात्रा जिस पर अधिकांश पौधे मर जाते हैं वो क्या करती है। तो याद रखिए CO2 की जो मात्रा है ये सामान्य तौर पर 10% से अधिक तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है याद रखिए श्वसन क्रिया है या जितनी भी जो पौधे की उपापचयी क्रिया है इन पर इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है पौधे मर जाते हैं। ठीक है, तो वैसे सामान्य तौर पर आपको सभी को पता है कि 0.03% क्या होती है, CO2 होती है वायुमंडल में। लेकिन अगर बात करते हैं मृदा में, तो मृदा में होती है 0.3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि मृदा आयतन में रंध्रावकाश जो पोरोस होते हैं वो कितने होते हैं, तो 30 से 60 होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर याद रखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर आपने ये तो देख लिया कि जो पोरस होते हैं वो कितने होते हैं, 30 से 60 होते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है बता सकते हो तो जल्दी से बताइए, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर। तो याद रखिएगा जो पोरोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट क्लियर याद रखिएगा 100 माइनस BP/PD, सॉरी दोबारा से लिख लेते हैं। पोरोसिटी का जो फॉर्मूला होता है 100 माइनस BP/PD × 100। ठीक है, याद रखिएगा, इसको याद रखना। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस BD/PD × 100। अब यहाँ पर याद रखिए BD है बुल्क डेंसिटी स्थूल घनत्व और PD है कण घनत्व पार्टिकल डेंसिटी। कण घनत्व को याद रखिएगा सत्य, कण घनत्व भी बोला जाता है सत्य। ठीक है, सत्य। और जो आभासी है वो याद रखिए बुल्क डेंसिटी को बोला जाता है। कण घनत्व याद रखिए इसकी जो वैल्यू होती है ये ज़्यादा होती है, क्योंकि कण याद रखिए कोई अगर मान लीजिए डब्बा है तो उसमें संपूर्ण रूप से कण भरे होते हैं, लेकिन बुल्क में क्या होता है आधा पानी होता है आधे कंकड़ होते हैं। तो इसी से याद रखिएगा कि बुल्क का मतलब होता है 1.33 इसका वैल्यू होती है, और पार्टिकल की होती है 2.65 इसकी वैल्यू होती है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं आपको। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कि पोटेशियम सल्फेट में सल्फ़र की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिएगा इसका होता है K2SO4। ठीक है, जो पोटेशियम सल्फेट है उसमें पूछा गया है सल्फ़र की मात्रा, तो याद रखना कि पोटेशियम सल्फेट है, डायरेक्ट याद रखना 1744। क्या याद रखोगे? 1744, मतलब इसमें 17% सल्फ़र होता है, 44% इसमें पोटास होता है। याद रख पाओगे 1744 मतलब पोटेशियम सल्फेट, जिसका प्रयोग मुख्यतः याद रखिएगा जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, मतलब बागवानी जितनी भी जो फसलें हैं उनमें मुख्य तौर पर याद रखिएगा पोटेशियम सल्फेट का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का जो प्रयोग किया जाता है ये कितना किया जाता है, तो याद रखिएगा 25 से 50 kg पर हेक्टर आप दे सकते हो। अगर मान लीजिए जैसे कि ग्रास टिटेनी रोग होता है, ग्रास टिटेनी रोग होता है वो मैग्नीशियम की कमी से ही होता है। तो अगर आपको ऐसा दिखता है कहीं पर कि ग्रास टिटेनी की प्रॉब्लम है, ऐसे तौर पर याद रखिएगा ये पोषक तत्वों की कमी से होता है। तो मर्दा का तो रोग है नहीं वैसे ग्रास टिटेनी, पशुओं का रोग है, तो उनको आप यह नहीं दे सकते। लेकिन अगर मान लीजिए किसी मर्दा में मैग्नीशियम की कमी है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो 25 से 50 kg मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है तिलहनी फसलों में तेल की गुणवत्ता अगर आपको बढ़ानी है तो आप याद रखिएगा किसका प्रयोग करोगे? सल्फर तत्व का प्रयोग करोगे। लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूँ कि क्लोरोफिल के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है तो आप क्या बताओगे? चलिए बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए, 1 मिनट का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी से बताइए कि क्लोरोफिल का निर्माण अगर आपको करना है तो इसके लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो याद रखिएगा एक होता है मैग्नीशियम, एक होता है आयरन। तो अगर आपको मैग्नीशियम मिलता है तो मैग्नीशियम आ गया, अगर मैग्नीशियम नहीं मिलेगा तो आपका राइट आंसर आयरन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर कितना होता है। तो याद रखिए सिंगल सुपर फास्फेट में 12, 16, 19, 12, 16, 19 मतलब 12% सल्फर होता है, 16% इसमें फास्फोरस होता है और 19% इसमें कैल्शियम होता है। डायरेक्ट याद रख सकते हो 12, 16, 19, 12% सल्फर होता है, 16% फास्फोरस होता है, 19% इसमें कैल्शियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि किस पोषक तत्व की कमी के कारण नई और पुरानी पत्तियाँ एक साथ दिखाई पड़ता है। मतलब ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसके पुराने लक्षण मतलब नई पत्तियों पर भी पड़ते हैं और पुरानी पत्तियों पर भी पड़ते हैं, तो वो होता है याद रखिए जिंक होता है। कल के क्वेश्चन को याद रखिए, करेक्शन कर लेना यहाँ पर थोड़ा सा कि जो आयरन होता है इसका केवल नई पत्तियों पर पड़ता है, लेकिन याद रखिए जो जिंक होता है इसका दोनों ही पत्तियों पर पड़ता है। ठीक है, कल सा ही थोड़ा सा रॉन्ग बता दिया था, आयरन बता दिया था, तो उसको यहाँ पर करेक्शन कर लेना। अगर आपने लिखा था तो कि नई और पुरानी पत्तियों पर एक साथ जो लक्षण दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं जिंक के दिखाई देते हैं। किसके दिखाई देते हैं? जिंक तत्व के दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जिंक की बात आ रही है, तो जिंक की कमी अगर आपको दूर करनी है कहीं पर, जैसे कि खेरा रोग है, अगर उसका नियंत्रण आपको करना है तो आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर दीजिए। कितना? 25 से 30 आप यूज़ कर सकते हो, 10 से 30 आप यूज़ कर सकते हो। वैसे नॉर्मल तौर पर याद रखिए 25 से 30 kg लिया जाता है जिंक सल्फेट का प्रयोग प्रति हेक्टेयर में किया जाता है। अब बात करते हैं याद रखिए दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। तो डायरेक्ट याद रखिए मोको, क्या मोको मतलब मोलिब्डेनम और कोबाल्ट, दोनों ही क्या होते हैं याद रखिए अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं। मोको क्या होता है याद रखिए अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं और इन दोनों की ही आवश्यकता नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यकता होती है। और एक मोको रोग भी होता है, एक मोको रोग भी होता है, याद रखिए वो केले में होता है, जीवाणुजनित रोग होता है, स्यूडोमोनास स्पीसीज के द्वारा वो होता है। ठीक है, याद रखिएगा मोको एक रोग भी है, किसका है? केले में है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। कौन से स्पीसीज के द्वारा होता है? स्यूडोमोनास सोलेनेरिसम स्पीसीज के द्वारा होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पोषक तत्व जो कि अप्रत्यक्ष रूप से सूखा प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है तो होता है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है किस तत्व के अंतराकोशिकीय संग्रह को प्लांट ओपेल्स करते हैं फिर डिपोजिट करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, और ना ही आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे नाइट्रिफिकेशन के लिए उचित जो पीएच होता है वो कितना होता है। तो नाइट्रिफिकेशन की जो क्रिया होती है याद रखिएगा इसमें 7.5 पीएच की आवश्यकता होती है। बात करता हूँ तापमान, तो तापमान याद रखिएगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और अगर मैं बात करता हूँ याद रखिए नाइट्रिफिकेशन में जो गांठें बनती है, ठीक है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है वो गांठों के द्वारा ही तो होता है, गांठों में ही तो होते हैं वो बैक्टीरिया। तो उनके लिए याद रखिएगा जो गांठें बनती हैं उनके लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो होती है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और क्वेश्चंस याद हुए भी होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर देना,
लाइक करते चलना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस है आपको नोटिस साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।